नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं BC24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। बीजापुर से बड़ी खबर, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। नेशनल पार्क इलाके में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर हुए। जवानों ने नक्सलियों का कैंप भी ध्वस्त कर दिया। नक्सलियों के शव के साथ हथियार बरामद किए गए। भारी मात्रा में विस्फोटक और नक्सल सामग्री भी बरामद की गई है। एसपी जितेंद्र यादव ने जानकारी दी। बेदरे थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर हुए हैं। ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जवानों ने नक्सलियों का कैंप भी यहां पर ध्वस्त किया है। और रायपुर से बड़ी खबर, जहां प्रदेश में 17 अप्रैल को रामनवमी मनाया जाएगा। रामनवमी के दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा। पहले रामनवमी के दिन सामान्य अवकाश होता था। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। तो रामनवमी के दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा। ये बड़ी खबर इस वक्त के प्रदेश में 17 अप्रैल को रामनवमी मनाया जाएगा और इस दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा। पहले सामान्य अवकाश इस दिन होता था। लोकसभा चुनाव से पहले सहायक सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी। सीएम विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित 4 बड़े वादे पूरे किए। सीएम ने कर्मचारियों का 4% डीए बढ़ाने की घोषणा की। पेंशनरों को भी इसका लाभ मिलेगा। साथ ही सीएम ने 7वें वेतनमान के एरियर्स के अंतिम किश्त की राशि भी देने का ऐलान किया। इसके अलावा पंचायत एवं ग्रामीण विकास के प्रमुख सचिव निहारिका बारिक की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, जो कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में समीक्षा करेगी और निराकरण से संबंधित सुझाव देगी। राज्य के जो कर्मचारी हैं उनके 7वें वेतनमान में 4% महंगाई भत्ता एवं पेंशनरों के महंगाई राहत में 4% की वृद्धि का सरकार ने निर्णय लिया है, जिसकी घोषणा हम आज कर रहे हैं। और यह महंगाई भत्ता और यह महंगाई राहत 1 मार्च 2024 से लागू होगा। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए सहायक सरकार ने 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया, लेकिन इस घोषणा पर कर्मचारियों की ओर से तारीफ और आलोचना दोनों मिल रही है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रदेश संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि उनके अनुरोध पर कर्मचारियों के लिए कमेटी गठित कर दी गई और डीए में बढ़ोतरी कर दिया गया। इसके लिए संवेदनशील सहायक सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। हालांकि मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राजपूत ने घोषणा को निराशाजनक बताते हुए कहा कि जुलाई 2023 से डीए लंबित था, लेकिन घोषणा में एरियर्स के साथ डीए देने का ऐलान नहीं किया गया। 50% की घोषणा होनी थी। डीए का आदेश जारी हो गया। कल कमेटी गठित हुई। इसके लिए प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आदेश जारी कराने के लिए जो हमको सहयोग प्रदान किए, उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। 1 मार्च से इसकी घोषणा करके कर्मचारियों को केवल निराश किया है और हमें ऐसा लगता है कि अब प्रदेश के कर्मचारियों को वक्त आ गया है। हम मंत्रालय कर्मचारी संघ की ओर से इस आदेश की बिल्कुल भर्त्सना करते हैं और हम बिल्कुल इस आदेश का विरोध करते हैं। ये आदेश हमें मान्य नहीं है, क्योंकि लगातार ये हमारे कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात की तरह है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच जुबानी जंग जारी है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भूपेश बघेल के राजनांदगांव से चुनाव लड़ने पर कहा कि भूपेश बघेल पहले यह बताएं कि उन्होंने पाटन की जनता को क्यों धोखा दिया। उन्हें पाटन की जनता का सेवा करने का मौका मिला था, वे सेवा कर सकते थे, लेकिन वो भाग गए। बीजेपी की ओर से जारी कार्टून वार को लेकर कहा कि सत्य से अलग कुछ नहीं, सत्य के आसपास का विषय है। पाटन की जनता को धोखा क्यों दिया, मैं पूछना चाहता हूँ। भाई पाटन की जनता को आपको क्यों धोखा दिया आपने? सत्य से अलग कुछ नहीं है। वैसे कहीं कहीं वो आप देखेंगे तो सत्य के आसपास का ही विषय है। अब भाई राजनीतिक चश्मे से देखने की तो उनकी आदत है। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य राम मंदिर में भगवान विराजित होने वाले हैं, उसको भी राजनीतिक चश्मे से देखा, कहा कि नहीं जाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में वोटरों को रिझाने के लिए 3 नई योजनाओं का ऐलान किया। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर नारी न्याय योजना, किसान न्याय योजना और युवा न्याय योजना शुरू की जाएगी। इस दौरान दीपक बैज ने बीजेपी की तुलना वॉशिंग मशीन से की। एक बार में मतलब हर साल
लगभग 8 से 10 रुपए पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ाएंगे, चुनाव के वक्त 2 रुपए कम कर देंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और छत्तीसगढ़ में हम भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीट जीत कर जाएंगे। जांजगीर पहुंचे विधानसभा के नेता और विपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। महंत ने कहा कि बीजेपी ने अभी से हार स्वीकार कर ली, इसलिए बीजेपी ने कार्टून वार शुरू कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि जनता कांग्रेस के साथ है। साथ ही उन्होंने बचे हुए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा को लेकर कहा कि 19 मार्च को कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट आएगी। अभी से बीजेपी ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है, इसलिए इस तरह के कार्टून वार, उल्टे सीधे स्लोगन, उल्टे सीधे बातें जो कर रहे हैं, ये उनके हार को दिखाता है। हम लोग प्रति वर्ष हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए दे रहे हैं, वो तो इतना दे नहीं रहे, तो मास्टर स्ट्रोक तो हमारा होगा, उनका कहाँ से होगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने हिंदू सुरक्षा अभियान शुरू करने का ऐलान किया। इसके लिए पूरे देश में 1 लाख हनुमान चालीसा केंद्र खोले जाएंगे। हर केंद्र पर एक HDO यानी हनुमान चालीसा विकास अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। ये अधिकारी केंद्र के आसपास के 200 से 400 गरीब और जरूरतमंद हिंदू परिवारों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा हिंदू परिवारों को सुरक्षा के साथ मुफ्त चिकित्सा सुविधा और रोजगार भी उपलब्ध कराया जाएगा। भारत के गांव और शहर की कॉलोनियों में हर सप्ताह हनुमान चालीसा केंद्र, कहीं मंगलवार कहीं शनिवार, रायपुर नगर और ग्रामीण में भी 42 हनुमान चालीसा केंद्र चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड ने छत्तीसगढ़ विजन 2047 को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रदेश भर के उद्योगपति, बिजनेसमैन, हॉस्पिटल के प्रतिनिधि और नगर निगम के अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान विभाग की सचिव आर संगीता ने विजन 2047 का रोडमैप प्रस्तुत किया। कहा कि हमें उद्योग भी चाहिए और सांस लेने लायक हवा, शुद्ध पानी और जंगल भी। यही नीति होगी और इस पर काम करेंगे। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता राजेश राज ने। आज से 25 साल बाद 2047 में छत्तीसगढ़ की ज़रूरतें क्या होंगी? अगर उद्योग बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बिजली की ज़रूरत होगी, पानी की ज़रूरत पड़ेगी, ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर पर्यावरण संरक्षण का रूपरेखा क्या कहना होगा? आवास एवं पर्यावरण विभाग की सचिव आर संगीता मैम हमारे साथ हैं। अभी हमने सुना, बहुत वोकल, बहुत कॉन्फिडेंट थी। कैसे वो संभव हुआ? देखिए, हमारा जो है मूल कर्तव्य है यहाँ की हर नागरिक को उनका जो है जीने का, वो भी अच्छे ढंग से जीने का अधिकार मिले। और एक सचिव पर्यावरण होने के नाते इसको इंश्योर करना मेरा पहला जिम्मेदारी है। मगर उसके साथ साथ, क्योंकि यदि मुझे छत्तीसगढ़ को विकसित करना है तो मुझे औद्योगिक क्षेत्र में भी जो है तेज़ी और वहाँ पे जो है उत्पादन, वहाँ से रेवेन्यू जनरेशन भी करना है। तो फिर मुझे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेना है कि एक हाथ में मैं प्रोडक्शन को भी बढ़ाऊंगी, उसके साथ साथ जो है उससे ज़्यादा बढ़ते हुए प्रदूषण को भी कैसे कंट्रोल करना है। आज एक पहला शुरुआत है। हम उसी इंडस्ट्री, उसी क्षेत्र के लोगों से हम सुझाव ले रहे हैं कि हम अपना राज्य को बेहतर कैसे बनाएं। लास्ट सवाल, औद्योगिक पॉलिसी पहले से ही है, हम क्या कुछ बदलने जा रहे हैं या फिर हम क्या कुछ बदलने के लिए सामने वाले को प्रेरित करने जा रहे हैं कि हमारी नई पीढ़ी कहे कि हाँ, हमारे पूर्वजों ने एक बेटर राज्य छोड़ के गए? देखिए, आज मैंने एक सवाल किया था सब इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, क्या हम उन लोग जो है 10 किलोमीटर की उस दायरे में अपना परिवार को वहाँ रखवाएंगे क्या? यदि उस रखने लायक मैं बनाऊं तो मेरा जो इंडस्ट्री को मुझे कैसे चलानी है? यदि उस सवाल का जवाब वो देंगे तो मेरा छत्तीसगढ़ सुरक्षित है। तो ये सचिव हैं आर संगीता, और उन्होंने कहा कि 25 साल के बाद जब प्रदेश औद्योगिक विकसित राज्य के रूप में शामिल होता रहेगा, उस वक्त में पर्यावरण की क्या स्थिति रहेगी, उस पर अभी से काम शुरू किया जा रहा है। और प्रदेश के उद्योगपति, बिजनेसमैन से पूछा जा रहा है कि बेहतर पर्यावरण वाला राज्य कैसे बना रहे छत्तीसगढ़, इस दिशा में वो क्या सोचते हैं और क्या कर सकते हैं। कैमरा पर्सन अजय गुर्जर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। उद्यानिकी खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने किसानों को फूड प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करने की सलाह दी। मोहन सरकार किसानों की आय को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। मंत्री से बात की हमारे संवाददाता नासिर गौरी ने।
मध्य प्रदेश के उद्यानिकी मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जी हैं। भाई साहब, उद्यानिकी को लेकर एक बड़ा सवाल, छोटा जो किसान होता है बहुत ज़्यादा परेशान होता है, जैसे टमाटर के दाम कम हो गए और भी किसी तो सड़कों पर फेंक देता है, क्या उसको लेकर एमएसपी को लेकर कुछ विचार है आपके पास? हम लोग निरंतर मध्य प्रदेश में लगे हुए हैं। अनेक स्थितियाँ भी 2 दिन की कार्यशाला थी, पूरे मध्य प्रदेश के जिलों के अधिकारी बुला करके 2 दिन की कार्यशाला भी की है। बाद बाकी अन्य तरीके से भी समीक्षा बैठक किसानों से, कल ही यहाँ के किसान करीब 60 किसान यहाँ से प्रशिक्षण के लिए यात्रा पर भेजे गए हैं। भाई तो आप किसान हैं खुद, आप एमएसपी पे लगता है कि आपको छोटे किसानों का एमएसपी प्रोसेसिंग का इसमें बहुत बड़ा काम है। तो ये सारी योजना पर सारी चर्चाएं चल रही हैं और अच्छा होगा कि किसान कहीं से दुखी हो, परेशान ना हो, उसे सारी सुविधाओं का लाभ मिले। देख सकते हैं मंत्री नारायण कुशवाहा जी हैं और जैसा कि उनका कहना है कि सरकार की कोशिश है किसानों को लाभ मिल सके, उसके लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी मध्य प्रदेश के मालवा निवाड़ की सभी 12 सीटों के साथ इंदौर लोकसभा सीट पर भी फॉर्मूला 370 के तहत काम कर रही। इसके लिए पार्टी के सभी बड़े नेता, मंडल और बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उन्हें यह टिप्स दे रहे हैं कि किस तरह हर बूथ में 370 नए वोटर्स को मतदान केंद्र तक लाना है। विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके कैलाश विजयवर्गीय को लोकसभा चुनाव में भी मालवा निमाड़ की सीटों के साथ दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। इतिहास में सर्वाधिक वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिले, तो इसीलिए धारा 370 हमारे लिए बड़ा अच्छा शुभ धारा है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाएं आप। तो हम कोशिश कर रहे हैं एक एक बूथ के कार्यकर्ताओं से मिलकर कि वो कोशिश करें अपने बूथ पे कि वोट हमारे बढ़े। 29 सीट जीतेंगे पूरी की पूरी। लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस 18 मार्च को अपनी दूसरी लिस्ट जारी करेगी। इस बात की जानकारी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दी। उन्होंने बताया कि 18 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस के सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी, जिसके बाद 18 प्रत्याशियों का ऐलान होगा। कांग्रेस पहले ही अपनी पहली सूची में 10 लोकसभा सीटों पर नामों का ऐलान कर चुकी है। प्रत्याशी आपके रुके हुए कब तक आ जाएंगे? 18 तारीख के दिन शाम तक 100% कांग्रेस पार्टी के सारे प्रत्याशी घोषित हो जाए। नहीं, ये तो ऐसा हर परीक्षार्थी जिसकी तैयारी नहीं हो वो परीक्षा से भागना चाहता है। रोज उनके खेमे में भगदड़ होती है। 2-3 पूर्व विधायक, कुछ जनपद अध्यक्ष, कुछ जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। जीतू पटवारी को उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि चुनाव टालने पे। रायपुर के सीमा पर कोल्हान नाले में 1.5 साल पहले सिंचाई विभाग द्वारा बनाए गए स्टॉप डैम में भ्रष्टाचार और तकनीकी लापरवाही सामने आई। स्टॉप डैम से पानी लगातार रिस कर दूसरी तरफ जा रहा है, जिससे इस डैम के भरोसे फसल लगाने वाले किसानों की खेती बर्बाद होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। साथ ही डैम में दरारें और गिट्टियां दिखने लगी है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। तिल्दा के पास सगुनी गांव में सिंचाई विभाग ने लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से 1.5 साल पहले ही एक स्टॉप डैम बनाया था। उस पर बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है और जो आंखों से दिख रहा है उसमें साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर निर्माण में काफ़ी लापरवाही हुई है। अभी हम उस स्टॉप डैम पर ही खड़े हैं। आपको बता दें कि जो भाग आप अभी देख रहे हैं, इस तरफ से कोल्हान नाले का पानी आता है, तो कायदे से इस जगह पर पानी रुकना था, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर भारी लीकेज हो रहा है स्टॉप डैम में और भरी गर्मी में आप देखेंगे पूरा पानी जो निथर कर है दूसरे तरफ पहुँच चुका है। जिस जगह पानी होना चाहिए वो जगह सूखी है और आगे की तरफ पूरा पानी निकल रहा है और धीरे धीरे पानी का लेवल जो है गिरता जा रहा है। यहाँ पर 1-1 फीट तक डंडा अंदर जा रहा है, मतलब मिट्टी कच्ची है। ये देखिए, अब लगातार आप देखेंगे तो लगभग 1 फुट तक पानी का निशान था। अभी भी जो गीला है, अभी पानी उतर चुका है। तो सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर लीकेज है। मतलब साफ है कि स्टॉप डैम जिस उद्देश्य से बनाया गया था वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। गांव के जनप्रतिनिधि यहाँ पर है, तमाम ग्रामीण और किसान हैं। स्टॉप डैम बनना शुरू हुआ था उस टाइम पे किसानों के बीच काफ़ी हर्ष का विषय था, क्योंकि ये इस एरिया का पहला स्टॉप डैम बनने वाला था और इस स्टॉप डैम में अगर पानी रुकता तो कम से कम इधर के 1200 एकड़ ज़मीन जो है वो सिंचित होने के कागार पे रहती। उसमें आप डबल फसल ले सकते थे। इतनी गुणवत्ताहीन कार्य किया गया है, स्तरहीन कार्य किया गया है कि जितना पानी आप देखेंगे इधर रुकना चाहिए था स्टॉप डैम के पहले, उससे कई गुना ज़्यादा पानी इस तरफ रुका है। इसके कारण जितने भी गाँव के वाटर लेवल हैं, सारे वाटर लेवल डाउन हो चुके हैं। पानी नहीं रुकने के कारण किसान आज की डेट में किसानी नहीं कर पा रहे।
रहा है। कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है? पानी कम होने से बोर भी सूख जाता होगा। हम लोग को कम से कम 80% नुकसान झेलना पड़ रहा है। बोर सूख गया? हाँ, लेवल ही नहीं है। 3 एकड़ में धान बोए हैं, नाला में पानी रह गया था, हमारा वाटर लेवल सही रहेगा करके अगले साल गेहूँ बोए थे, पिछले साल। इस साल धान बोए हैं, धान मरने की कगार में है। अच्छा, बोर का क्या स्थिति है आसपास? बंद हो गया है ना। स्टाफ डैम के भरोसे में 5 एकड़ पे धान डाल चुका हूँ यहाँ पे। हाँ, यहाँ तो पूरा लीकेज है यहाँ पे, एक बूंद पानी नहीं है। पूरा लागत वागत कर से पूरा कर्जा लिया हूँ, मैं किसान आदमी हूँ। धोखा हो गया? हाँ, पूरा धोखा हो गया है, पूरा साथ ही नहीं दे रहा है, वहाँ पे पानी नहीं है। मेरा 5 एकड़ का पूरा फसल पूरा नुकसान हो गया है वहाँ पे। अब कैसे करोगे? क्या करेंगे अब, पूरा बर्बाद है। देखिए, जिस लीकेज की हम बात कर रहे थे वो लीकेज भी कई गेट पे दिख रहा है। यहाँ पर जो ग्रामीण है नीचे उतरे हैं, आप देखेंगे कि डंडा इनका अंदर जा रहा है। ये तो 1.5 फीट अंदर जा रहा है, पूरा लीकेज है। कंक्रीट नहीं है क्या? कंक्रीट नहीं है, अंदर पे कंक्रीट नहीं है, बाहर पे डाला है हल्का सा। तो देखिए, ये है मसला। ये जो गेट यहाँ नीचे जो कंक्रीट होना था गेट पे, कच्ची जमीन आ गई है और शायद यहीं से पानी रीस रहा है। तो पानी लगातार यहाँ से रीस रहा है और किसान जमा नहीं कर पा रहे हैं। और आगे भी आपको गुणवत्ता की पोल कैसे खुल रही है वो भी दिखाते हैं। जो जॉइंट यहाँ पर दिया गया था, अब ये देखिए सुपरफिशियल नहीं है, अंदर 6-8 इंच तक हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। और किस हाइट तक है देखिए, यहाँ तक ये पूरा क्रैक है, मेजर क्रैक है एकदम। ये जॉइंट है एक्चुअली, बाद में ढलाई होगी, टुकड़े में बना है स्टॉप डैम, इसलिए ऐसा हुआ है। लेकिन ये लापरवाही भारी पड़ेगी, क्योंकि इस पुलिया के ऊपर तक, स्टॉप डैम के ऊपर से पानी जाता है। सिर्फ एक बरसात इसने झेला है। जगह जगह आप देखेंगे कि लोहे के जो गेट लगे हैं वो उससे गिट्टी जो है बाहर झांकने लगी है। स्टॉप डैम के जो गेट होता है उसके ऊपर और अगल बगल से गिट्टियाँ जो है निकलने लग गई है। तो सीधी बात है, जो 40, 50, 60 साल के लिए जिसकी लाइफ होती है स्टॉप डैम की, अभी से उसमें गिट्टियाँ दिखने लगी हैं। कुल मिला के भ्रष्टाचार हुआ है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तकनीकी लापरवाही भी है। अधिकारी सामने आकर कुछ कह रहे नहीं है। उम्मीद करते हैं सरकार बदली है, कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर होगी, लेकिन उससे पहले किसानों को राहत मिले, करोड़ों का स्टॉप डैम बर्बाद न हो जाए, इसके लिए सरकार कुछ जरूर करेगी, ये उम्मीद करते हैं। कैमरामैन अनिल नागले के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति इसी साल पेश होने जा रही है। पिछली सरकार की नीति से हटकर नई नीति में कोर सेक्टर पर ज्यादा फोकस रहेगा, साथ ही सर्विस सेक्टर पर भी अधिक ध्यान केंद्रित होगा। वित्त मंत्री OP चौधरी ने छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के कार्यक्रम में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार कोर सेक्टर के साथ साथ सर्विस सेक्टर पर ज्यादा जोर दे रही। प्रदेश में वेंडिंग डेस्टिनेशन को इको टूरिज्म जैसे संभावनाओं को खंगाला जा रहा। 2047 तक छत्तीसगढ़ की सस्टेनेबल विकसित राज्य बनाने के लिए अभी से प्लानिंग की जा रही, ताकि ये राज्य और यहाँ के शहर जीवन इंडेक्स में सबसे बेहतर साबित हो सके। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, बट एट द सेम टाइम पर्यावरण को भी कैसे हमको सस्टेन करना है, इकोलॉजी को भी हमको कैसे बचा कर चलना है, इसके लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के लिए आज का ये सेशन रखा गया था। और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे वातावरण में छत्तीसगढ़ के सभी इंडस्ट्रियलिस्ट, इंटरप्रेन्योर्स, इन सब की उपस्थिति में आज का ये वर्कशॉप हुआ है। और निश्चित रूप से इस तरह के प्रयासों से एक अच्छा विजन डॉक्यूमेंट बन करके 1 नवंबर को हम प्रस्तुत कर पाएंगे। इंदौर के मल्हारगंज इलाके में बदमाश किशोर कोरी ने एक युवती को इन्फेक्टेड ब्लड का इंजेक्शन लगा दिया। पीड़ित लड़के ने आरोपी युवक के खिलाफ सराफा पुलिस से शिकायत की। पीड़ित युवती ने पुलिस को बताया कि वह दफ्तर का काम खत्म कर घर जा रही थी, तभी सराफा इलाके में 2 युवक उसके पास आए और उसे एक इंजेक्शन लगाकर भाग खड़े हुए। युवती ने पुलिस को यह भी बताया कि किशोर कोरी नाम का बदमाश उसे परेशान करता था। युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इस दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने एक बीमार शख्स के शरीर से खून निकाल उसे इंजेक्शन के लिए युवती के शरीर में इंजेस्ट कर दिया, जिससे पहले भी वह इस युवती पर दूसरी महिलाओं के माध्यम से इंजेक्शन के जरिए इन्फेक्टेड ब्लड इंजेस्ट करा चुका है। आई मूवी था जो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की एक अच्छी प्रचलित मूवी है। उसमें उसको देख करके ऐसा आइडिया है कि एक संक्रमित रक्त का इस्तेमाल करके पीड़िता को परेशान किया जा सकता है। इसमें उसके 2 अन्य साथियों के नाम सामने उजागर किए हैं जिसने ये घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल अभी तक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है जिन्होंने ये घटनाक्रम को प्लान किया था। गर्मियों का मौसम शुरू होती मध्य प्रदेश के निमाड़ इलाके में नींबू के भाव में तेजी आ गई। गुरुवार को सब्जी मंडी में अच्छा नींबू 250 रुपये प्रति किलो की रिटेल दर पर बिका। फुटकर में एक बड़े नींबू का रेट 10 रुपये तक रहा। कुछ दिन पहले नींबू 80 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रहा था।
मौसम में गर्माहट बढ़ते ही अब नींबू ने अपने भाव जो है वो तेज़ कर लिए हैं। इस वक्त हम इंदौर की एक मंडी में मौजूद है, जहां पर जब हमने नींबू के भाव पूछे तो यहाँ पता चला कि 10 का 1 और 20 के 3 नींबू जो है वो मिल रहे हैं। और यही कारण है कि अब जो लोग हैं उन लोगों ने नींबू की खरीदी फ़िलहाल कम कर दी है, और वो इसलिए क्योंकि नींबू फ़िलहाल भाव बढ़ा रहा है। गर्मी आ चुकी है, ऐसे में घर में शरबत बनने शुरू हो चुके हैं, और साथ ही में ठेलों पर भी भीड़ हमें देखने को मिली है, चाहे वो गन्ने के रस हो या नींबू का शरबत ही क्यों ना हो। ऐसे में कई ऐसे स्टॉल भी है जहाँ पर नींबू फिलहाल हमें देखने को भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसकी आवक जिस तरह से बता रहे हैं कि कम है। दीदी, क्या भाव चल रहा है नींबू? 10 का 1 है, 20 के 3। अच्छा, क्या कारण है कि इतना महंगा है? माल नहीं आ रहा है ना, कम आ रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि गर्मी के कारण यहाँ का भाव बढ़ रहा है? हाँ, ना गर्मी के कारण आपको लगता है गर्मी के कारण यहाँ पर नींबू की मांग कम हो गई है? नहीं, वो नींबू की मांग तो गर्मी में ज़्यादा ही रहती है। गर्मी में तो ज़्यादा ही रहती है नींबू की मांग, क्योंकि हर तो आवक के कारण आपको लगता है भाव बढ़ गए होंगे? बिल्कुल, आवक कम होगी तो भाव तभी बढ़े हैं। बिल्कुल, तो आवक के कारण यहाँ पर एक बड़ा कारण जो है वो नींबू के भाव को माना जा सकता है। और आप देख सकते हैं स्टॉल्स जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर कई ऐसे स्टॉल्स है जहाँ पर हमें नींबू का नामो निशान भी देखने को नहीं मिल रहा है। आपको लगता है कि गर्मी के कारण यहाँ पर गर्मी के कारण शायद हो सकता है कि ये नींबू का भाव इतना महंगा हो रहा है। हर साल होता है। अच्छा, फिलहाल आपने नींबू लिए ही नहीं है मैंने अभी? नहीं, बहुत ज़्यादा महंगे, 10 रुपये का एक बहुत महंगा पड़ता है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं नींबू फिलहाल महंगा है, इसलिए लोग उसको खरीद भी नहीं रहे हैं। तो यही कारण है, गर्मी जो है, आने वाला रमज़ान जो है या नवरात्रे हैं, इसके कारण नींबू की मांगे जो है वो भी मार्केट में आ ज़रूर रही है, लेकिन दाम को देखते हुए लोग जो है वो फिलहाल उसकी खरीदी नहीं कर रहे। कैमरामैन नंदन सिंह पवार के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। इंदौर पुलिस पिछले कुछ दिनों से ड्रग्स के तस्करों पर कार्रवाई कर रही है। पुलिस की कार्रवाई के दौरान खुलासा हुआ कि तस्कर मादक पदार्थ की तस्करी के लिए इंदौर की सीमा में सटे गांव का इस्तेमाल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी ड्रग्स तस्करों के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन बनती जा रही है। इंदौर और उसके आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों में ड्रग तस्करी से जुड़े कई खुलासे हुए। पुलिस ने ड्रग्स की तस्करी में शामिल कई बड़े पेडलरों को अपने शिकंजे में लिया है। पुलिस की पड़ताल में चौंकाने वाले खुलासे हुए। ड्रग पेडलर तस्करी के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। सफेद जहर के सौदागर टेलीग्राम और सिग्नल जैसे सोशल मीडिया ऐप के जरिए अपना जाल फैला रहे हैं। ये इन ऐप का इस्तेमाल कर अपने ग्राहकों तक पहुंचते हैं, और शायद इसी वजह से पुलिस कई बार इन तक पहुंचने में मात खा जाती है। तस्कर इन ऐप्स के जरिए तस्करी के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर ड्रग्स उपलब्ध करवाते हैं, और अब जाकर पुलिस ने नशे की तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे कुछ सीमावर्ती गांवों को चिन्हित किया है। ड्रग्स तस्करी का राजस्थान कनेक्शन, मरुधारा से आ रही नशे की खेप, युवाओं की नसों में होला जा रहा जहर, कब कब धरे गए नशे के सौदागर। अगस्त 2023 आजाद नगर से 71.5 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 5 गिरफ्तार। राजस्थान के प्रतापगढ़ से ड्रग्स लेकर आए थे तस्कर, किराए के घर में रहकर कर रहे थे तस्करी। सितंबर 2023 क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 महिलाओं को पकड़ा, चप्पल में छिपाकर कर रही थी ड्रग्स की तस्करी। तस्करों से पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा, राजस्थान से लेकर आती थी मादक पदार्थ। सितंबर 2023 क्राइम ब्रांच के हाथ लगा बड़ा ड्रग तस्कर। मोहित शर्मा नाम का ड्रग तस्कर गिरफ्तार। मोहित के कब्जे से 205 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त। राजस्थान से ड्रग्स लाने की बात आई सामने। सितंबर 2023 चंदन नगर से पिंटू नाम का युवक गिरफ्तार। आरोपी के पास से ड्रग्स बरामद। राजस्थान के प्रतापगढ़ से लाया गया था ड्रग्स, जल्दी अमीर बनने के लिए बेचा जा रहा था ड्रग्स। मीडिया मॉनिटरिंग सेल लगातार सोशल मीडिया पर नज़र रखी होती है। कोई इस तरह के जो इलीगल एक्टिविटीज़ करता है, अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा भी और ग्राउंड इन्फॉर्मेशन के आधार पर भी पिछले 2023 वर्ष में 152 केसेज में 260 आरोपी अरेस्ट किए गए थे। नशे के सौदागरों से पूछताछ में पुलिस को यह जानकारी भी मिली है कि तस्कर इंदौर के अलावा मंदसौर, उज्जैन और रतलाम के लोगों को तस्करी के लिए बुलाते थे और पुलिस से बचने के लिए माल के बदले कैश लेते थे। जानकारी के अनुसार आरोपी देवल्डी, अरनोद और कोठड़ी से ड्रग्स तस्करी का खेल खेल रहे हैं। फिलहाल पुलिस अब जैसे को तैसा की रणनीति अपनाते हुए तस्करों पर शिकंजा कसने तकनीक का सहारा ले रही है।
अब देखने वाली बात यह है कि वो कब तक इस काले खेल के असली गुनाहगारों को सलाखों के पीछे भेजती है। इंदौर से IBC 24 के लिए अंशुल मुकाती की रिपोर्ट। जबलपुर में एक रेल कर्मी और उसके 8 साल के बेटे की हत्या कर दी गई। 14 साल की बेटी लापता है। बेटी ने बीते दिनों कॉलोनी में ही रहने वाले मुकुल सिंह नाम के युवक के खिलाफ छेड़छाड़ की FIR दर्ज कराई थी और आशंका है कि इस जमानत पर छूट कराए आरोपी मुकुल ने पिता पुत्र की हत्या कर बेटी को अगवा किया है। फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही। इधर इस वारदात से कॉलोनी में दहशत का माहौल है। जबलपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में स्थित इस रेलवे कॉलोनी में जघन्य दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। ये रेलवे की मिलेनियम कॉलोनी है और मेरे पीछे आपको ये जो इमारत नज़र आ रही है, इसमें नाम के रेलवे कर्मचारी रहते थे। 52 वर्ष उनकी उम्र थी। उनकी हत्या कर दी गई है। साथ ही साथ उनके 8 साल के बेटे को धारदार हथियारों से मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है। रेल कर्मचारी की जो बेटी है वो यहाँ पर नहीं मिली है और ये आशंका है कि संभवतः उसका अपहरण यहाँ पर कर लिया गया है। लेकिन गंभीर बात यह है कि बेटी के मोबाइल से मृतक के एक रिश्तेदार को वॉइस मैसेज भेजा गया और ये कहा गया, उस मैसेज में ये कहा गया कि मुकुल ने पापा और भाई की हत्या कर दी है। ये वॉइस मैसेज के मोबाइल से आना बताया जा रहा है और उसके आधार पर ये सूचना एक रिश्तेदार को मिली। रिश्तेदार यहाँ पर पहुँचे, पुलिस को सूचना दी। तो फिलहाल पुलिस के तमाम अधिकारी, जबलपुर SP आदित्य प्रताप सिंह सहित तमाम FSL का अमला भी मौके पर मौजूद है। जांच की जा रही है। दोहरे हत्याकांड से इस कॉलोनी में सनसनी फैली हुई है और फिलहाल प्राइमा फेसाई ये माना जा रहा है कि चूँकि एक छेड़छाड़ की शिकायत की थी और उसके मामले में गिरफ्तारी के बाद आरोपी मुकुल सिंह जेल भेजा गया था। हाल ही में जमानत पर छूटकर वो आया था और आशंका है कि उसने ही यहाँ पर के पिता और उसके 8 साल के बेटे की हत्या कर दी और संभवतः उसका अपहरण कर लिया गया है। ये बेहद खौफनाक यहाँ का मंजर है और इस पूरे मसले का अब इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। फिलहाल की कोई खोज खबर नहीं है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। सरगुजा के दरिमा एयरपोर्ट को उड़ान के लिए DGCA ने लाइसेंस जारी कर दिया। लाइसेंस मिलने के बाद अब टेंडर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और रूट भी तय किए जाएंगे। बता दें कि बीते दिनों PCAS यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की टीम ने एयरपोर्ट का अंतिम निरीक्षण किया था और अंतिम मंजूरी जारी करने के लिए रिपोर्ट दिल्ली मुख्यालय भेजी थी, जिसके बाद एयरड्रम लाइसेंस जारी किया गया। वहीं उड़ान सेवा शुरू होने से पहले यहाँ पर्यटन के साथ साथ रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। रायपुर की कनेक्टिविटी है, दिल्ली, मुंबई, जहाँ की कनेक्टिविटी है आसान भी हो जाएगी और हमारे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारा अंबिकापुर, हमारा जो उत्तर छत्तीसगढ़ है, वो सभी जगह पे एयर से कनेक्ट हो जाएगा। और आप तो जानते हैं कि मेन पार्ट है जो हमारे छत्तीसगढ़ का एक पर्यटन स्थल है, बहुत सारे पर्यटकों को भी आसानी हो जाएगी। वो यहाँ आएंगे, हमारे यहाँ की नैसर्गिक खूबसूरती देखेंगे। बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी बिगुल फूंक दिया। इसी कड़ी में मुंगेली जिले के प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन मुंगेली जिले के दौरे पर पहुंचे। लखनलाल देवांगन कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। वे 5 साल तक छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार किए, कोयला घोटाला, राशन घोटाला, PSC घोटाला समेत कई घोटाले किए, इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस को नकार चुकी है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी मोदी की गारंटी को पूरा किया, इस बात से प्रदेश की जनता खुश है। जिले के प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने बताया कि तोखन साहू बिलासपुर लोकसभा से जीतकर लोकसभा पहुंच रहे और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार का लाभ मिलेगा, छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा, केंद्र सरकार की योजनाओं का भी छत्तीसगढ़ के लोगों को लाभ मिलेगा। अपन सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी बहुमत से मतदान करके भारतीय जनता पार्टी का वोट रहे हो और माननीय नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर पूरा गाँव भर एकजुट होकर आप सब पर मतदान करियो। सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ मंदिर के 60वें स्थापना दिवस के पहले भगवा ध्वज के साथ झंडा फेरी निकालेंगे। प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। हाथों में केसरिया ध्वज थामा। प्रभात फेरी बाबा बालकनाथ मंदिर से निकलकर विभिन्न मार्गों से होती हुई वापस मंदिर पहुंची। फेरी के दौरान जगह जगह फूलों की बारिश कर स्वागत किया गया। इसके अलावा 17 मार्च को हर साल की तरह इस साल भी भंडारे के आयोजन की तैयारी।
लगातार बाबा ने समय समय प्रगति की है, बाबा के भक्त भी समय समय प्रगति कर रहे हैं। लाखों प्रदेशवासी से लाभान्वित हुए हैं। हम चाहते हैं कि बाबा सबकी मनोकामना प्रदेशवासियों की पूरी करें। मंदिर से हमारा 25 साल से बहुत छोटा था, उस समय से आस्था है और ये भव्य होते जा रहा है। विश्वास कीजिए, आपको बाबा बालकनाथ आपको भरपूर देंगे। चुनावी सीजन में पेट्रोल डीजल के दाम 2 रुपए कम करने से भले ही पेट्रोल और डीजल के दाम नीचे आ गए, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में की गई 2 रुपए की कटौती लोगों को रास नहीं आ रही। जबलपुर में लोगों का कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम से कम 8 से 10 रुपए तक कम होने चाहिए। 2 रुपए कम होने में राहत नहीं मिलेगी। कम से कम 20 रुपये कम होना चाहिए। महंगाई के हिसाब से महंगाई बहुत बढ़ गई है। कम से कम 20 रुपये तो आदमी को राहत मिलेगी, गाड़ी घोड़ा चलाने वाले को संतुष्टि मिलेगी। चुनाव आ रही है ना, इसीलिए कम कर रही है, फिर बाद में बढ़ेगी वो तो। बढ़ना ही बढ़ना है वो तो। कोई राहत नहीं है? कोई राहत नहीं। सबसे मेन तो पेट्रोल ही है। 5 रुपये बढ़ा के 2 रुपये कम हो जाएगा तो उसमें फ़ायदा क्या है? घाटा ही है ना। देखो और कितना कम होता है अभी। 2 रुपये में क्या होता है? पहले से आपने कमा के रख लिया और 2 रुपये घटा दिया तो उसमें होता क्या है? 2 रुपये नहीं था, 10 रुपये कर देना था तो थोड़ा कुछ रहता। 2 रुपये में तो कुछ फर्क समझ में नहीं आता। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें 2 रुपए घटा दी। नई दरें लागू हो चुकी हैं। इंदौर के लोगों ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। ये चुनाव का टाइम है सब, ये तो थोड़ा कम भी किया तो फिर बाद में गवर्नमेंट बनने के बाद फिर तेज हो जाता है वापस। आपको लगता है और राहत मिलनी चाहिए? मिलना चाहिए सर, 100 तक तो आना चाहिए, 100 तक तो आना चाहिए कम से कम। सर अब काम चलाना है तो कुछ भी रेट चलेगा। क्योंकि काम निकालना है। हाँ, आपको लगता है राहत से कोई मतलब नहीं है सर, जैसा भी बढ़िया है। पेट्रोल डीजल के दाम 2 रुपए कम होने के बाद जबलपुर में पेट्रोल की नई कीमतें 106 रुपए 54 पैसे जबकि डीजल 91 रुपए 93 पैसे हो गए। हालांकि पेट्रोल डीजल की कीमतों में की गई 2 रुपए की कटौती लोगों को कम लग रही। गैस के बाद अब केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम में 2 रुपए कम कर लोगों को राहत देने का काम किया है और जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं वह आज से लागू हो गई हैं। नई दरों के मुताबिक जबलपुर में पहले पेट्रोल 108 रुपये 54 पैसे मिल रहा था, वह आज घटकर 106 रुपये 54 पैसे हो गया है। जबकि डीजल जो 93 रुपये 18 पैसे मिल रहा था आज 91 रुपये 91 पैसे हो गया है। लोग हैं वह यहाँ पर पेट्रोल डलाने पहुँचे हैं। हम उनसे ही बात करते हैं कि जिस तरीके से नई दरें लागू हुई हैं उससे उन्हें कितना फ़ायदा होगा। भाई साहब ये बताइए कि जो 2 रुपये कम किए हैं केंद्र सरकार ने उससे कितना फ़ायदा होगा? 2 रुपये पेट्रोल में कम हुए हैं, कितना? 2 रुपये कम होने से क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये बताइए कि अब कल तक आप लोग 108 रुपये पेट्रोल खरीद रहे थे, आज से नई दरें लागू हो गई, 106 रुपये पेट्रोल हो गया है, 2 रुपये सरकार ने कम किए। तो 2 रुपये कम करना सरकार का फैसला कितना सही है? अब बढ़ाने के लिए तो 10-10 रुपये बढ़ जाते हैं, अब कम करने के लिए 2 रुपये। 2 रुपये में क्या होता है बताइए? देखिए जो लोग हैं वह कह रहे हैं कि कम से कम सरकार को 8 रुपये पेट्रोल कम करना चाहिए था। जो 106 रुपये है वो पेट्रोल 100 रुपये में जो तो मिलना चाहिए था। 2 रुपये की राहत देने से क्योंकि लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोगों का जो बजट है वह पहले से ही गड़बड़ाया था महंगाई के कारण। ऐसे में है जो 2 रुपये की राहत सरकार कह रही है कि लोगों के लिए काफ़ी होगी, लेकिन जो आम लोग हैं जो रोज़ कमाने खाने वाले हैं वह यही कह रहे हैं कि इस 2 रुपये से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कैमरामैन विश्वकर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 जबलपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।